खबरें में खुशामदीद। नाज़रीन, मैं हूं सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं जनाब मियां शाहिद साहब। खबरें पहले रन डाउन पे बात करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। PTI मुज़ाकरात के मामले पर क्या कन्फ्यूजन का शिकार है, मगर क्योंकि इसमें एक अजीब सा लैप्स है, वो ये है कि किसी जो लीडर से तो किसी के कोई है नहीं, अंदर से जो लोग जाते हैं या जिन्हें जाने दिया जाता है वो बाहर आते हैं, वो क्या कहते हैं वो क्या नहीं कहते, उनकी लॉयल्टीज़ क्या हैं या क्या नहीं। इसके हवाले से ख़बर ये भी है कि शायद अगर किसी तरीके से कोई खान साहब के बाहर आने की कोई सिलसिला हुआ तो मेरे ख्याल में शायद इस लीडरशिप में तो 2-4 लोग ही बचे। ये बातें भी आ रही हैं। क्या है मियाँ साहब से इस हवाले से हम खबरें लेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के क्या शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। आज बहुत से एक कन्वेंशन हुआ, उस हवाले से इसकी तफसील मियाँ साहब से लेंगे। चीनी सदर के दौरों से ट्रंप इंतज़ामिया क्यों खफा है, और ट्रंप जो है और खौफज़दा, तो हम 2 खबरें और भी आपके साथ करेंगे कि कौन खौफज़दा है। अमरीकी धमकियों के बाद क्या ईरान जो है वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको मुअत्तल कर देगा, मगर सवाल ये है कि क्या ईरान भी अमेरिका से पूछ सकता है कि हुजूर आप हमारा इराक़ तो नहीं बना देंगे, हमारा शाम तो नहीं बना देंगे जी, हमारा अफ़गानिस्तान तो नहीं बना देंगे, हमारा गज़ा तो नहीं बना देंगे अगर हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, तो क्या ये ख़ुदकुशी का मशवरा ईरान कबूल कर लेगा। मगर आखिर में एक खबर हम आपसे इंतहाई दिलचस्प, मैंने जिस तरह कहा कि सबसे ज़्यादा खौफज़दा कौन है, अमरीकी अवाम है। आज खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से हम खबर देंगे कि 30% जो अमरीकी हैं वो महफूज घर या बंकर ढूंढ रहे हैं। वो इतने खौफज़दा हैं और अपने घर के गिर्द उन्होंने खंदकें खोदनी शुरू कर दी हैं, मोट से कहते हैं, जिसमें पानी छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो डर रहे हैं कि कहीं अगर कलैप्स कर जाती है सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन कलैप्स कर जाती है, सिविल वार होती है, तो सबसे ज़्यादा खौफज़दा अवाम हैं जिन्होंने बड़े दिल से शौक़ से वोट दिया था ट्रंप साहब को। अब उन्हीं की हरकतों से वो बहुत नाराज़ हैं। और अगर मौका मिला तो ये भी बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स क्यों खौफज़दा हैं। उन्हें डर ही नहीं लग रहा, उन्हें डर लग रहा है कि हम क्या डॉलर ख़रीदें, सोना ख़रीदें, क्या ख़रीदें। अजीब एक अनसर्टन दुनिया में हम आ चुके हैं। जी मियाँ साहब, ये PTI के मुज़ाकरात का मामला, मुज़ाकरात तो कुछ है ही नहीं, मतलब खबरें हैं, एक बंदा अंदर से बाहर आता है, एक कहानी दूसरी कहानी, और एक बिल्कुल मेरे ख्याल में 2nd ईयर ऑफ द लीडरशिप और जो 1st ईयर जिसमें एक ही आदमी है, कोई मेरे ख्याल में दोनों में कोई तालमेल नज़र नहीं आ रहा। मियाँ साहब देखिए काजी साहब, आज मंगल का दिन था और मंगल के दिन आज भी मुलाकातों का दिन था। आज भी वही हुआ जो पहले होता है। सलमान अकरम राजा ने लिस्ट दी और वो अडयाला जेल गए। वहाँ पर जो है वो अलीमा खान जो कि और उनकी बहनें जो हैं वो भी वहाँ पर गई मुलाकात के लिए, लेकिन उनको रोक लिया गया। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुझे क्यों रोका जाता है, क्या मैं काबिल कबूल नहीं हूँ, और मैं काबिल कबूल क्यों नहीं हूँ। उन्होंने सवाल किया कि मैं काबिल कबूल क्यों नहीं हूँ, और उन्होंने आज एक बढ़क भी लगाई। उन्होंने कहा कि अगर कोई लिस्ट के बगैर जो है वो बानी PTI से मिलने गया तो वो पार्टी की खिलाफवर्जी करेगा और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करने वाले को सजा दी जाएगी। और साथ ही उसी वक्त जब वो बात कर रहे थे तो थोड़ी ही देर बाद बैरिस्टर गौहर अली खान वहाँ पर आए और दीगर रहनुमा वहाँ पर आए, जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, डॉक्टर अली इमरान थे, फैसल चौधरी थे, मुबशर मकसूद थे, मेहर उन्नसा और सलमान सफ्तर राय सलमान, ये वहाँ पर आए और उन्होंने मुलाकात के लिए अडयाला जेल में उनको रास्ता दे दिया गया और वो वहाँ पर गए और उनकी मुलाकात हुई। और बाहर आकर बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात का तासुर है वो गलत है, और बानी PTI ने कहा है कि मैंने आज़म स्वाति को कोई इख्तियारात नहीं दिए और ना मैंने कहा है कि वो मुज़ाकरात करें। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मुज़ाकरात का तासुर जो है वो ना दिया जाए। और इस हवाले से उन्होंने जो मिनरल्स बिल है, माइंस एंड मिनरल्स बिल, और उसके बारे में उन्होंने कहा कि जब तक वज़ीर आला KPK और उनकी काबीना मुझसे मुलाकात नहीं करती उस वक्त तक ये बिल मंजूर नहीं होगा। और ये हदायत के साथ उन्होंने मुलाकाती जो थे वो बाहर आए। और फैसल चौधरी ने भी बात की। उन्होंने ये बात तो की कि उनकी जो फैमिली है उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई, लेकिन सलमान अकरम राजा जो है उनकी मुलाकात का हिसाब आज भी नहीं हुई और वो मुलाकात के बगैर वापस आ गए। अलीमा खान ने वहाँ पर जो है एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ यही बैठूँगी और जब अगर मुलाकात नहीं होती तो मैं जो है वो यहाँ पर धरना दूँगी। इससे पहले मेरे साथ जो है वो धोखा हुआ था, इस दफ़ा धोखा नहीं होने देंगे। लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी और मुलाकात वही हुई है जिनकी होनी थी। और उसमें यह भी देखा गया कि बहुत से रहनुमा वहाँ पर जो है वो सुजुकियों पर पहुँचे, बहुत से मोटरसाइकिल पर पहुँचे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो हैं बगैर मुलाकात के वापस आ गए। काजी साहब, जो मुज़ाकरात की बात होती है
मुज़ाकरात में तो आज़म स्वाति ने कहा था कि मुज़ाकरात के लिए उनको मैंडेट दे दिया गया है और उनको इख्तियारात भी दे दिए गए हैं, लेकिन आज बानी पीटीआई की जानिब से जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने कहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और ना हो रहे हैं, ना किसी को इख्तियार दिया गया है। लेकिन ख़बर यह है कि बातचीत जो है वो चल रही है और इस हवाले से इमरान खान साहब से वही बातचीत हो रही है जो नवंबर में हुई थी, और वो बातचीत यही हो रही है कि वो अगर रिहाई चाहते हैं या वो चाहते हैं उनके लिए कोई रिलीफ हो तो 9 मई पर जो है वो बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर और सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे। और इसके अलावा जो बाकी मामलात हैं कि वो खामोश रहेंगे और अपने सोशल मीडिया को डिसऑन करेंगे, और ये बातें जो है उनसे की जा रही हैं। स्टेटेड पोजीशन है ना, कोई बात नहीं की जा रही कि इससे आगे वे जो है फेवर दी जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से जो भी पोजीशन ले रहे हैं, जो रिपोर्ट हम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं एक्यूरेट हम करें। बात यह है कि दोनों जो भी हैं पोल्स जिनके माबैन की गुफ्तगू हो रही है वो वहीं खड़े हैं, मतलब इसमें कोई और मैं आई एम नॉट गोइंग टू बाय सवाती साहब को हम कवर करते रहे हैं, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। जब ये JUI में हुआ करते थे और अमेरिका से ताज़े आए थे तो इनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई बड़ी, मेरे ख्याल में उस पर तो हमें उसको कोई कंडोन नहीं कर सकता। मगर कोई मुज़ाकरा बातचीत हो रही होगी, मैं आपकी बात मानता हूँ। मुज़ाकरात वगैरह कोई नहीं हो रहे, क्योंकि देखें अगर हम उसका यहाँ से एक अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ी का मतलब है एडमिशन ऑफ गिल्ट कि जी आपने जुर्म किया है, और उसके बाद इमरान खान की जो मॉरल पोजीशन है वो तो ख़त्म हो जाएगी, और 2-2.5 साल से वो अंदर बैठा है और वो अपना हाउ कैन ही कंसीड टू दैट। लिहाजा मैं जिस तरह पहले कह चुका हूँ और कल भी मैंने किसी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि हुजूर स्टेटेड पोजीशन से कोई पीछे नहीं आएगा, और मौजूदा जो पावर स्ट्रक्चर है इसमें ना PTI का कोई चांस है, ना खान साहब का कोई चांस है। कोई क्वालिटेटिव चेंज हो जाए, तारीख में जो है इनटेंजिबल फैक्टर्स भी होते हैं और ऊपर अल्लाह ताला भी मौजूद है, तो उसका तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। मगर नीचे जो फैक्टर नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल में ना ज़मीन जुम्मत ना जुम्मत गुल मोहम्मद वाली बात है, तो मेरे ख्याल में यही आप ठीक कह रहे हैं। जो जहाँ तक मुज़ाकरात हैं वो तो सिलसिला काफ़ी अरसा से रुक चुका हुआ है, और जो बातचीत है वो जाहिर है वो जो चीज़ें उनके सामने पहले रखी गई थी नवंबर के महीने में वही उनके सामने है। जहाँ तक मामलात हैं सर, पार्टी के अंदर सलमान अकरम राजा जो हैं उन पर भी इस वक्त जो है वो बादल छाए हुए हैं, उनके ऊपर काले बादल, और वो हॉट वाटर में हैं और उनको भी पार्टी से जो है वो आउट करने की बातें हो रही हैं। आज अली इमरान साहब जो हैं उन्होंने बताया, मुझे बताया उन्होंने कि जब वो इमरान खान से मिलने गए तो उन्होंने वहाँ जाके ये बात की कि सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जो मैं लिस्ट दूंगा वो आएगा, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो मुझसे मिलने आ जाता है वो आए, और जो पार्टी में नहीं होगा मैं उसको नहीं मिलूंगा। तो आज सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको बाकायदा तौर पर बानी PTI ने भी इस हवाले से उनके मौक़िफ़ को जो है वो रिजेक्ट किया है, और पार्टी के अंदर भी ये कोशिश हो रही है कि उनको जो है वो साइडलाइन किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो बात है बातचीत की, तो जो इसहाक डार हैं वो कह चुके हैं कि फितना उनको करार दे चुके हैं इमरान खान को कि उनसे कोई बात नहीं होगी, और जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं वो भी बातचीत जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। मुज़ाकरात नहीं हो रहे कायद साहब, लेकिन जो बातचीत है उस हवाले से जो वहाँ पर पार्टी से लोग मिलने जाते हैं उनको और जो एस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं उनको एक ही बात कही जाती है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो सियासी क़यादत से किए जाएं, लेकिन जो बातचीत है वो ये है कि 9 मई जो कि अच्छा नहीं, एक और बात है, एक और बात है कुछ भी हुआ है उस पर जो है माफ़ी मांगी जाए। इरफान सिद्दीकी साहब का जिक्र किया, मैंने किसी TV प्रोग्राम में मैंने उनका एक क्लिप देखा, उनका जनाब साढ़ा किता लिखा, मासूम लोग जिन्होंने गल करनी उन्होंने कर लो। मतलब है कि अब मैं इसे बेबसी समझूं या उनका लार्ज हार्टेड होना समझूं या इसका जो भी मतलब जो चाहे निकाल ले, वो इसका मतलब वो कहते हैं यार ऐसी ठीक है, हम हमारी गाड़ी शाड़ियाँ चल रही हैं, एजेंडे झंडे हिल रहे हैं, तनख्वाहें आ रही हैं, छोटी मोटी पोस्टिंग ट्रांसफ़र नीचे लेवल की हम वो कर लेते हैं, तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है इससे। ये बात वैसे कई दफ़ा और भी मैं नाम नहीं लेता कि शायद मैं गलत किसी का नाम ले लूँ, तो वो ये कह चुके हैं। तो मेरे ख्याल में जहाँ मामलात हल होने हैं वहीं हल होने हैं, और कहाँ तक हल नहीं होते अभी तो लाजन हल लगते हैं, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बड़ा एनहेंस्ड रोल है, और उनके एक एंटी PMLN जो रोल है वो तो हम रोज़ाना देखते हैं। जब नवाज़ शरीफ साहब गए वहाँ पे, मगर आज फिर कुछ लोगों को ओवरसीज़ एक कन्वेंशन बुलाया गया, उसमें क्या हुआ और क्या बातें हुई उस पर बात करेंगे। और फिर आगे अमेरिका की बड़ी अहम स्टोरी है, तो ईरान की स्टोरी है, और फिर जो अमेरिका में हो रहा है, लोग कितने खौफजदा क्यों हैं, इतनी बड़ी रियासत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खौफजदा क्यों है। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। मियाँ साहब, एक बड़ा कन्वेंशन हुआ है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, और ओवरसीज़ पाकिस्तान बड़े अरसे से लाइमलाइट में है, और ख़ास तौर पर हम सोशल मीडिया के हवाले से देखते हैं कि उनकी एक अजीब वहाँ एक बन गई है, और वहाँ पे शायद कुछ केस भी चल रहे हैं अदालतों में, कुछ इंडिविजुअल्स और मुस्लिम लीग नून के कुछ जो अमायदीन हैं इनके हवाले से। और ये क्या इसका पस मंज़र था, ये कौन लोग हैं ओवरसीज़ से जो आए, और आज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक बड़ी वहाँ पे जानदार तकरीर की, तो क्या मामला है? काजी साहब, ये ओवरसीज़ कन्वेंशन जो हुआ है, ये इस्लामाबाद के अंदर ये पहला कन्वेंशन इसको कहा जा रहा है। 80 ममालिक से जो है वो, बल्कि 160 ममालिक से 1200 अफराद जो है वो पाकिस्तान आए थे, और ये तमाम जो अफराद आए हैं पाकिस्तान में, ये इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो कारोबारी लोग हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं वो अपने अपने शोबों में जो है वो एक नुमाया मुकाम जो है वो रखते हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर आए। 3 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस थी, और आज ये कन्वेंशन ख़त्म हुआ है। आज इसमें वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया, और वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो मसाइल थे, जो कि उन्होंने 14 निकात वज़ीर आज़म के सामने रखे थे, उन पर जो है वो रोशनी डाली, और एक पैकेज का भी ऐलान किया। आज चीफ जो वज़ीर आज़म हैं, ये मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव होते हैं काजी साहब, लेकिन आज उन्होंने अपने आप को खिताब में चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान कहा। हालांकि वो वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब वज़ीर आज़म है, वो ऑफिसर नहीं है, चीफ एग्जेक्टिव है। बहरहाल उन्होंने आज खिताब किया है, उन्होंने ओवरसीज़ को कहा है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान उनका अपना घर है, और अपने घर को जो है वो संवारें, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजें। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि जो पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र भेजी हैं, लेकिन जो उनके मसाइल हैं उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि जो फ्रॉड हो जाता है पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ उनके प्लाटों पर कब्जे हो जाते हैं, सरमायाकारी के नाम से जो है वो फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, और बहुत से मुकदमात जो है वो चल रहे हैं, वो बाहर होते हैं, वो अपने मुकदमात की पैरवी नहीं कर पाते। तो इसके लिए खुसूसी अदालतें जो है वो इस्लामाबाद में उन्होंने कायम कर दी हैं, और पंजाब में उन्होंने कहा इसके लिए काम जारी है। तीनों सूबे, बाकी जो 2 सूबे हैं, उनमें भी वो चीफ सीएम से बात करेंगे, सीएम सूबों के वज़ीर आला से, और वज़ारा आला जो है वो उनको भी जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ओवरसीज़ के बच्चों के लिए कोटा कायम कर दिया है, और जो मुहतसब के दफ्तर में उनके लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एक्सचेंजेस भेजेंगे फ़ॉरेन ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर, उनको सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे, और हर 14 अगस्त पर उनको जो है वो सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे, और 15 सिविल अवार्ड्स जो है उनका ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो ओवरसीज़ हैं जब वो एयरपोर्ट्स पे आएंगे तो उनको ग्रीन जो चैनल है उनके लिए उसका इजरा किया गया है, ताकि वो वहाँ पर जो जितने बैरियर्स हैं वो उनसे जो है आज़ाद पाकिस्तान के अंदर दाखिल हों। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में एक खसूसी सेल जो है वो कायम किया गया है, और पाकिस्तान की जामियात जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ओवरसीज़ के बच्चों के लिए जो है कोटा कायम किया गया है। इसका मतलब तो वज़ीर आज़म ने आज ऐलान किया, लेकिन जो अहम उसमें खिताब हुआ वो आर्मी चीफ का हुआ था। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बाकायदा उनके साथ मुखातब हुए, और उनको कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम में पड़ती है। आर्मी चीफ ने आज बहुत अहम खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसकी उम्दा मिसाल हैं। और उन्होंने कहा कि आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्लों को बतानी है, और हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान को किस तरह हासिल किया था। और उन्होंने ये बात की कि क्या पाकिस्तान के दुश्मन ये समझते हैं कि मुट्ठी पर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। अच्छा मियां साहब, की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी देखिए मियां साहब, इस दफ़ा इस मंथ में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हमें उन्होंने भेजी हैं, और मेरे ख्याल में ये हमारी वाहिद एक सहारा है रेमिटेंसेस, वरना तो किधर हम चले जाएं। मगर मियां साहब, एक तजवीज़ और भी होनी चाहिए थी। क्या आप एग्री करते हैं कि ये जो फेफन ने रिपोर्ट दी है, ये जो असासे डिक्लेयर किए हैं इन्होंने, इसमें जिन असासे रखे कानूनी चीज़ है, मगर जो यहाँ पर रह के जिनके ज़्यादातर असासे बाहर हैं, इनको भी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना गर्दाना शुरू कर दें, क्योंकि फेफन ने जो निकाले हैं उसमें बड़े बड़े जो हमारे जो हुक्मरान हैं वो उनके सारे असासे उधर पड़े हुए हैं, और यहाँ बैठ के ये भाषण दे रहे होते हैं कि जनाब आप आएँ
यहाँ तो देखें चले, फौज तो यहीं रहनी है ना, एक फिजिकल एंटिटी होगी, शहीद भी होंगे यहाँ पे, या वो तो कोई इंटरनेशनल सिटीजन नहीं होते जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं, उन्हें तो यहीं जाने देनी है, यही हमारी। मगर ये जो एक ब्रीड है जो माल इधर से कमाती है, पैसे सारे बाहर ले जाती है, विक्ट्री साइन बनाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर से जब बाहर चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुख है, वो प्लाट खरीद के सारी उम्र उधर बैठे रहते हैं, इधर बच्चे भी पालते हैं, हमें फॉरेन एक्सचेंज भी देते हैं, वापस आके पता चलता है जी ये था स्कोर ऑफ स्टोरीज दैट आई पर्सनली रिसीव्ड ओवर द ईयर ऑफ 10-15 ईयर्स, जब से मैं यानी इस प्रोफेशन में हूं। तो भाई उसका करें, ये ठीक बात है। इसमें कोई शक नहीं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसमें पाकिस्तान की तरक्की में उनका बड़ा हाथ है। आज मेरे सामने एक खबर सामने आ रही थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जो पाकिस्तानी हैं वो 15 लाख हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो तरसीलात ज़र भेजी हैं 2025 में, 7.1 अरब डॉलर की उन्होंने तरसीलात ज़र भेजी है। इसमें कोई शक नहीं जो आप बात कर रहे हैं कि उनके प्लाटों पर कब्जा हो जाता है। लेकिन आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें यह फैसला किया गया कि अब नहीं होगा। लेकिन आज जो मैंने वहां पर देखा काई साहब, वहां पर नारे लगते हुए देखे, वो आर्मी चीफ के हक में नारे थे, वो पाकिस्तान के हक में नारे थे, वो हुकूमत के हक में नारे थे। जो कहा जाता है कि ओवरसीज, ये जरा मुझे इजाजत दीजिएगा, ये आपकी स्क्रीन पे एक स्टोरी आप भी देख पा रहे होंगे, ये IMF की आज शहबाज राना ने रिपोर्ट की है, वो हमारे शो पे भी आते रहते हैं। सियासत ज़दा ब्यूरोक्रेसी, कमज़ोर एहतसाब, कमज़ोर नहीं फौजशुदा एहतसाब कहना चाहिए था। चले ये तो मैं कलील मुद्दती आदाफ पाकिस्तान की अहम खामियाँ हैं कि लॉन्ग टर्म सोचते ही कोई नहीं, 4-5 साल के इक़्तिदार का सोचता है, फिर सोचते हैं अगले 5 साल मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और फिर दूसरी बात यह है, तरसीलात ज़र पे तो मैं मेहनत कश पाकिस्तानियों को सलाम देता हूँ, मगर जो तरसीलात ज़र बाहर जा रही हैं, कभी 11 बिलियन, कभी हमें किसी ने नहीं बताया कि 11, मुमकिन है उन्होंने लीगल पैसे से ही लिए हों, बट प्लीज़ डू टेल अस कि भाई हम जो है वो ये पैसे बाहर कैसे चले गए। और यहाँ पे एक आम आदमी को तो $1 यहाँ रखने की इजाज़त नहीं है, और अब मेरे ख्याल में ये भी नहीं है कि हम अपना कोई अकाउंट रख सकें, इसलिए ये इधर हवाला शवाला तो खैर अब खासी हद तक SIFC ने रोका है और डॉलर को भी रोक के रखा है। मगर सवाल ये है कि ये जो मसला वो नहीं है, वो तो हमारी बैकबोन है जो हमें 40, 41, 42 बिलियन डॉलर बाहर से भेज रहे हैं, और मसला तो ये है जो अंदर से बाहर लेके जाते हैं, जिनको इस मुल्क के बैंकों पर एतमाद नहीं। लेकिन इस मुल्क के सिस्टम पर हैं, पाकिस्तान के ये मसाइल मौजूद हैं, और यही मसाइल है। और मियां साहब कोई मसला नहीं मौजूद है। मियां साहब पाकिस्तान के मेहनतकश, पाकिस्तान के लोग बहुत अक्सरियत उनकी दयानतदार है। मसला ये है कि ये जो माल तोड़ प्रोग्राम ऊपर होता है ना, ये जो आते हैं 5 साल के लिए अपने तबका बदलने के लिए सियासत करते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, ऑल ऑफ देम, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। असल मसला तो ये है कि माल सारा बाहर ले जाते हैं। अच्छा आप ये देखें, पेट्रोल 12 रुपए या बिजली 8 रुपए यूनिट सस्ती करने की तजवीज़ जो मेरे ख्याल है मंजूर नहीं होगी, मियां साहब ये हो जाएगी। लेकिन काजी साहब देखें, काम तो शुरू हो चुका है ना, वो एक आपने मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन वो मसाइल को कम करने के लिए काम शुरू हो चुका है। आप देखें ना, बिजली की कीमतें कम हुई और मजीद जो है वो 8 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतें जो है कम होने जा रही हैं। वजीर खजाना ने कल जो है वो खुशखबरी दी है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं उन पर जो है वो बोझ कम होने जा रहा है, उनके जो तनख्वाहों से टैक्स कटता था उसकी रेशो कम होने जा रही है। पेट्रोल की कीमतें जो है वो आज समरी भेजी है ओगरा ने कि 8 रुपए फी लीटर जो है वो कम किए जाए। तो सर एक और जो है वो खुशखबरी जो है वो ये है कि जो खुर्दनी तेल है जो 500 रुपए लीटर, सर एक खुशखबरी सिर्फ जो 500 रुपए लीटर जो है वो मिलता है खुर्दनी तेल, जो हम कुकिंग ऑयल जिसको कहते हैं, वो 100 रुपए लीटर होने जा रहा है। वो किस तरह, वो इस तरह काजी साहब के इस हवाले से 10 साल प्लान बना लिया गया है और खुर्दनी तेल पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल सीड्स हैं उनको बेहतर तरीके से उगाया जाएगा। 40 लाख रकबे पर जो है वो उगाए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान के 5 अरब डॉलर बचेंगे काजी साहब, और 100 रुपए लीटर में मिलेगा। मियां साहब, मैं जब बचपन में अंग्रेजी सीख रहे थे ना, उर्दू मीडियम के हम स्टूडेंट हैं, तो हमें ना टेंस सिखाते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब तो ये बोल गए। ये जो गा गे गी है ना, ये 70 साल से फ्यूचर टेंस चल रहा है। 10 साल बाद ये हो जाएगा, 5 साल बाद ये हो जाएगा। आज एक काम हो सकता है, मसलन जिस तरह जुनैद अकबर कम हो गई है, बिजली की कीमत कम हो गई है। क्या कम हुई है? इससे बेहतर है हो गई है। मियां साहब, मैं ये कहता हूं कि ये जितने पैसों की कम की है ना, इससे ऊपर हमसे वापस ले लें। आज जुनैद अकबर ने कहा है कि 1.5 रुपए, इससे क्या नाम था वो, शमसुल मुल्क थे जो हमारे वापडा के, उनकी स्टोरी मैंने की थी उस वक्त दूसरे चैनल में। उस वक्त उन्होंने कहा था 1 रुपए हम दे सकते हैं।
आपने मुझे कल बताया कि कितने लाख मेगावाट हम जो है सूरज से बना सकते हैं। हम बिजली जिस तरह क्यूबा में ऑलमोस्ट मुफ्त है, जिस तरह और बहुत से मुल्कों में मुफ्त है, और फिर हम इससे इंडस्ट्री को भी उठा सकते हैं। मियाँ साहब, ये अपने पैसे, अपनी किटी, इसको कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमें ब्रेक से जाने से पहले ये कह दूं कि हम एक यहाँ के लोगों की भी एक कन्वेंशन कर और उनसे पूछें कि यार इस मुल्क में रहते हो, कमाते यहाँ से हो, बैंकों में बाहर क्यों पैसा रखा हुआ है, प्रॉपर्टियाँ वहाँ क्यों खरीदते हो, यहाँ लाओ ना, और यहाँ IMF से जान छुड़ाएं और हम भी कम्युनिटी ऑफ नेशन में सर उठा के चल सकें, जिसका हमें हक है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो इंटरनेशनली क्या हो रहा है, चीनी सदर लड़ाई, ट्रंप इंतजामिया खौफजदा क्यों है, अमेरिका के बाद ईरान से क्या हो रहा है, और अमेरिका के अवाम इतने क्यों खौफजदा है कि 33 लोगों ने $11 बिलियन एक साल में खर्च कर दिया सिर्फ अपने घरों की प्रोटेक्शन के लिए। क्यों खौफजदा हैं लोग इतने अमेरिका में? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल शी जिनपिंग चाइना के सेक्रेटरी जनरल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, जो सबसे पावरफुल आदमी वही होता है जो सेक्रेटरी जनरल होता है वहाँ। तो वो जो सेकंड टियर की हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, लाइक वियतनाम है, वियतनाम ने हालिया दिनों में कमाल किया है, कोई 160 बिलियन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे करेक्ट माई सेल्फ इफ़ आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम नॉट, वो $160 बिलियन की एक्सपोर्ट वो कर रहा है। उस पर भी जो है ट्रंप ने स्लैब की हैं, इन मुल्कों में जा रहा है। उसके बाद वो मलेशिया में गए हैं और एक खलबली मची हुई है अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कि ये क्या कर रहा है, किधर जा रहा है और ये क्या करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया है चीन को। चीन ने बड़ा ना, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, पिछले 30-40 साल से बड़ी मीसली सी वारदात डाल के हर जगह पे अपने आप को प्रोटेक्ट किया। और मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं, ये जो ह्यूमिलेशन हुई थी थोड़ी सी, मैं मियाँ साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा, ये जो हांगकॉन्ग था ये इन्होंने तावान के तौर पर चाइना से लिया था बरतानिया ने, क्योंकि इसका जो बिजनेस जो ट्रेड डेफिसिट था बरतानिया का, तो इन्होंने वहाँ पे अफ्यून जो है भेजनी शुरू कर दी। वहाँ पे बड़ा एक नेशनलिस्ट कस्टम का ऑफिसर था, उसने उनकी एक खेप अफ्यून की पकड़ ली और इस पे उन्होंने हमला कर दिया। उस वक्त चीन बड़ा वीक था, तो इन्होंने एक बड़ी ह्यूमिलेटिंग शराइत पे, इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, मगर ये हांगकॉन्ग तावान के तौर पर 90 साल के लिए पट्टे पे दे दिया। जब ये पट्टा 1990 में ख़त्म हुआ तो चीन ने कहा वापस करो। अब चीन ताकतवर बन चुका था, वो पुरानी कहानियाँ ख़त्म थी। इन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेसी का ढकोसला ड्रामा शुरू कर दिया, डेमोक्रेसी नहीं देते। ओनली वन टेलीफोन कॉल वेंट फ्राम बीजिंग टू लंदन कि हम आधे घंटे में इस पर कब्जा कर लेंगे, आपकी डेमोक्रेसी भी देखती रह जाएगी। और हम डेमोक्रेसी की औकात भी वहाँ देख चुके हैं, जो इस नाम पे जो हमारी जेबें कटती रही हैं। तो ये चीन अब वो चीन नहीं है, ये एमरजेंस ऑफ अ न्यू एम्पायर है मियाँ साहब। और ये जो वो मलेशिया जा रहा है और उनको तसल्ली दे रहा है कि अगर तुम्हारे हाथों से अमेरिका की बड़ी मंडी निकल भी गई तो चीन की मंडी छोटी नहीं है, हम जो है आपको गिरने नहीं देंगे। और यही खलबली है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये गार्डियन की स्टोरी आप देख रहे हैं, चाइना शी जिनपिंग इन वियतनाम टू फिगर आउट हाउ टू स्क्रू द US सेज ट्रंप। अच्छा, ये वो लफ्ज़ बड़े फोश इस्तेमाल, मुझे ऐसे हम फोश ही कहेंगे, ऐसे लफ्ज़ अखबारों में नहीं आने चाहिए। और टीवी में मुझे मजबूरन ये बोलना पड़ा क्योंकि ये स्टोरी गार्डियन में ऐसी छपी थी। तो ये उनके खौफ बजा है मियाँ साहब, अमेरिका के खौफ बजा है। उनको इंटरनली बहुत बड़े इश्यूज बन चुके हैं उनके, और उनकी जो ये जो उनकी सर्विस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग का जो उन्होंने खात्मा किया है अपने चंद ऊपर की टॉप लेयर को फ़ायदा देने के लिए, अब वो उनके गले पड़ गई है। मैं समझता हूँ अब नाउ चाइना इज़ अ फोर्स टू रेकन विद। डू यू एग्री मियाँ साहब? देखिए काजी साहब, जो तजारती जंग है वो किसने छेड़ी? वो तो ट्रंप ने छेड़ी थी। और ट्रंप ने जो है वो तजारती जंग जब छेड़ी है तो अब मालूम हो रहा है कि उसमें उसके पीछे कोई बैकग्राउंड, कोई किसी किस्म की वर्किंग नहीं थी। उन्होंने बस और आए, हल्फ उठाया और ऐलान कर दिया। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि चाइना ने जो पहले ही तैयारी कर चुका था, और चाइना पहले तैयारी करके उन्होंने रखी हुई थी कि अगर इस तरह के हालात बनते हैं, या जाहिर है उन्होंने एक आलमी पावर होने जा रहा है चाइना, और वो तजारती आलमी पावर के हवाले से सामने आ रहा है, तो उन्होंने पूरी की पूरी तैयारी की हुई थी। अब जो चाइनीज सदर हैं उन्होंने पूरी दुनिया के दौरे शुरू कर दिए हैं। वियतनाम के बाद मलेशिया के बाद उन्होंने कंबोडिया जाना है, और वहां पर जो है आज वियतनाम में उन्होंने 45 मुआहदे किए हैं। MOUs की बात नहीं कर रहा, मुआहदे किए हैं उन्होंने, और वो मुआहदे उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए।
लेकिन वो माहदे ऐसे कहा जा रहा है कि वो बाकायदा तौर पर एक ब्लॉक की सूरत जो है वो इख्तियार करता जा रहा है, और जो ट्रंप को खुद कहना पड़ा कि जो चाइना है वो ब्लॉक बना रहा है और तजारती ब्लॉक बन रहा है, और ट्रंप जो है वो खुद इस पर खौफजदा भी हैं और साथ साथ जो है वो अपनी हटदर्मी पर कायम भी हैं। लेकिन चीन की जानिब से एक मुकम्मल हिकमत अमली का ऐलान भी कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है, और एक तजारती ब्लॉक जो है वो चीन ने बनाना शुरू कर दिया है वो ब्लॉक इस तरह का है कि जिसमें बहुत सी नेशंस उसमें हिस्सा ले रही हैं, बहुत से बड़े आज़म जो है वो इसमें आ रहे हैं, जिसमें यूरोप जो है वो पूरे का पूरा चीन की तरफ जा रहा है, और इसके अलावा कनाडा जा रहा है, और जो एशिया है उसके बहुत से ममालिक जो है चीन की तरफ जा रहे हैं। तो अमेरिका जो है कायद साहब वो तजारती तनहाई, सफारती तनहाई, ये तमाम तनहाइयां जो है वो अमेरिका के पलड़े में आ रही है, इसीलिए अमेरिकन अवाम जो है वो खौफजदा है। जो आपने बात की इंट्रो में बात वो आएंगे, हम स्टोरी के बाद में आएंगे अगर हमें वक्त मिला तो। मैं मियां साहब ये कह रहा हूँ कि ये एक ना ऑर्गेनिक क्राइसिस ऑफ द न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। अब इसकी चूंकि गालिब मीडिया जो है वो कोई पैरेलल एक ओपिनियन जो है कम ही आती है। 5-6 लोग हैं अमेरिका की, 5-6 कंपनियां जो सारे का सारा मीडिया अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया जिसमें टीवी, रेडियो, अखबार, उसको वो कंट्रोल करते हैं। मगर बात यह है कि वो जिस तरह कहा था ना, विचों गई है मुख, किसने, मियां मोहम्मद साहब ने कहा था या किसने कहा था, विचों गई है मुख, असल बात यह है। तो उसकी वजह यह है कि तमाम मॉडल जो हैं अब हर चीज़ इन्होंने ट्राई कर ली। अब इन्होंने MMT भी ट्राई कर ली है। ये MMT मियां साहब क्या है, ये इन्होंने कहा था कि जी ये मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी बना दी। क्या मतलब, उन्होंने कहा जी ये जो है ना सीलिंग डेट की, इसको बंद कर दें, स्टेट जितना मर्जी कर्जा लेती रहे। जब ये पिछले दिनों में क्राइसिस 2008 का आया और सब प्राइम लोन क्राइसिस हुआ, ये जब ये क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट बैठा 2008 में, तो ये MMT अब गले पड़ गई। ये क्वांटिटेटिव ईजिंग आप कहते थे कि जी नोट छापी जाओ, छापे नोट जनाब, वो छाप के लेमन ब्रदर को बचाओ, इसको या नो चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट। ये सब कुछ आपका अपना किया दर है और आपका एक सिस्टमिक, दिस इज अ सिस्टमिक फेलियर। मियां साहब ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट ट्रंप अलोन, इट इज अबाउट द सिस्टमिक फेलियर। इसके बाद ये मैं देख रहा हूं सब देखें जो आप कायद साहब, ये जो अभी आपने नोटों की बात किया, करेंसी का जो है ना अब एक मुकाबला शुरू होने वाला है। जो मुझे नजर आ रहा है वो कि करेंसीज का मुकाबला शुरू होने वाला है। सोना जो है वो क्यों बढ़ रहा है, सोने की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 10 लाख जो है तोला होने को कीमत जो है वो होने को है, और इंटरनेशनली सोने की कीमत इसलिए बढ़ रही है कि डॉलर पर जो है इन्हिसार कम हो रहा है। लोग जो है वो डॉलर को वो बुनियादी करेंसी नहीं मान रहे, अब उसका इत्मीनान वो डॉलर खो रहा है, और यही वजह है कि फ्रांस भी कह रहा है कि हम मजबूत करेंसी देने को तैयार हैं। चीन जो है वो मजबूत करेंसी देने को तैयार है। जो डिजिटल करेंसी है उसका जो है वो मुतबादल जो है वो ले रही है, डॉलर का मुतबादल बन रही है। तो ये चीज़ें जो है वो सामने आगे जा रही हैं, और इस हवाले से जो बुनियादी करेंसी है, जिसको जो है जिसका बुनियाद पर करेंसी जो है होती है वो सोना है, और सोने की जो कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, और लोग सोना जो है वो मुसलसल सोना जो है वो ज़ख़ीरा कर रहे हैं, मुल्क भी ज़ख़ीरा कर रहे हैं, और बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं, जो डिजिटल करेंसी हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह अमेरिका को एक खतरा नहीं है, अमेरिका को कई खतरात लाहक हैं। डॉलर को भी खतरा लाहक है, अमेरिकन जो है मुआशरे को उसको भी खतरा लाहक है, अमेरिकन मईशत को खतरा लाहक है, और अमेरिका की तजारत को खतरा लाहक है। दूसरी जानब जितने भी जो ममालिक हैं वो एक अपनी तजारती मंडियां तलाश भी कर रहे हैं और तजारती इत्तेहाद भी बन रहे हैं। जो तजारती भारत ने अमेरिका चीन के साथ एक स्टोरी है, टाइम कम है, शुरू कर दी। इसका मतलब है कि वो जो तजारत है वो शुरू हो चुकी है बगैर अमेरिका के। मैं एक स्टोरी अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी भी है। 1/3 अमेरिकन प्रिपेयरिंग होम्स फॉर डूम्सडे सिनेरियो, न्यूयॉर्क टाइम्स। अब ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ज़रा गौर फरमाइएगा मियां साहब। ये 2008 में पहली दफ़ा बात आई। इससे पहले ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, ये मैंने पहले भी स्टोरी की थी कि डिवोर्स में जो मालकान ग्लोब इकट्ठे होते हैं उनके बारे में खबर आई कि वो इतने खौफजदा हैं इस निज़ाम से कि वो समझते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड में अगर अनरेस्ट हो जाता है तो वो अनडिस्क्लोज लोकेशन पे अपने घर ले रहे थे। यानी ये इनके अंदर का अपना कॉन्फिडेंस है इस निज़ाम पर। ये फिर हमने सुना कि जनाब वो एक अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं, तब ये मिलियनर्स बना रहे थे। यानी 30 मिलियन का है, उसके घर में सब कुछ है, उसको खुफिया रास्ता जाता है, आपके घर से अंदर जाएगा। अब 33%, 1/3 ऑफ अमेरिकन जो हैं
उन्होंने 11 से 12 बिलियन डॉलर अपने घरों को सिक्योर करने और खंदकें खोद, जिसे मोट्स कहते हैं, खंदकें खोद रहे हैं अपने घरों के इर्द गिर्द जिसमें पानी छोड़ा जा सके। यानी 33% लोग जो हैं वो, अच्छा आप उनसे पूछते हैं कि भाई मसला क्या है, वो कहते हैं जी हम न्यूक्लियर वार से डरते हैं, नंबर 1। दूसरी, हमें खौफ है कि जो है ये सिविल अनरेस्ट ना हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाए, लोग भूखे हो गए तो लूट मारना शुरू हो जाए। आपको याद होगा हजूर, मैं आपको याद करा, न्यूयॉर्क में पता नहीं चंद घंटे के लिए बिजली गई थी और 1600 रेप जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे। तो ये एक है, अमेरिका के अजीम लोग हैं, मैं ये नहीं कहता वहाँ की एक बहुत बड़ी अजीम मेहनतकशों का मुल्क है, लेकिन बात यह है कि अगर एक ब्रेक डाउन हो जाता है, एक ब्रेक जिस खौफ में वो मुब्तला है। अब ये दुनिया का सबसे सिक्योर मुल्क था, जिसके वीज़े के लिए, जिसके ग्रीन कार्ड के लिए और जिसके लोग धक्के खाते फिरते थे, और वो अब ये आलम है कि 33% लोग न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अपने घरों को सिक्योर करने के लिए या अंडरग्राउंड बंकर खोद रहे हैं या अपने घरों के गिर्द खंदकें खोद रहे हैं। मियाँ साहब, मैंने आपको एक बात कही थी 1-1.5 महीने पहले प्रोग्राम से कि बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं, हफ्ते दहाइयों में गुजरते हैं और फिर ऐसे होते हैं कि जो है जो दहाइयाँ हैं वो हफ्तों में गुजरना शुरू हो जाती हैं और वाक़यात की एक भीड़ सी लग जाती है। ये वही याद है। लेकिन काजी साहब, जिन मुआशरों की मिसाल दी जाती थी और ये कहा जाता था कि बहुत बड़ी जमहूरियत है, बहुत आइडियल मुआशरे हैं, तो आपने देखा सर जो आप बात कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर वार से क्यों डरते हैं? और दूसरा, ये भूख से क्यों डरते हैं? इन्होंने भूख दी है लोगों को, इन्होंने न्यूक्लियर वार की तरफ धकेला है लोगों को। और दूसरी जानब देखा जाए तो सबसे बड़े टैक्स चोर जो हैं वहां से निकली हैं कंपनियां। 6 कंपनियों ने अरबों डॉलर का टैक्स चोरी किया है। तो जो टैक्स चोरी की बात की जाती है, जो भाषण देते हैं दूसरे मुल्कों में जाकर कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है और वहां पर जो है वो बदनवानी है और उसका ये है और वो है, जो IMF भी आकर पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो हमें डिक्टेशन देता है। लेकिन जो अमेरिकन और अगर यूरोप की मिसालें ले ली जाएं, जिस तरह आपने बताया कि एक ब्रेक डाउन होने से, बिजली का ब्रेक डाउन हुआ तो इतने बड़े जराइम हुए, एक ब्रेक डाउन हुआ तो वहां लूटमार शुरू हो गई, वहां पर जो है डिजास्टर आता है तो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि तिजारती जंग से भी लोग डरे हुए हैं और उससे जो है वो खबर और सुने को सिक्योर करने के लिए लोगों के। मियां साहब, एक खबर और भी सुने, ये मेरे सामने खबर है, ये अखबार की है कि चीन जो है अमेरिका के शहरियों पर भी वीज़ों की पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा ना कि एक वाक़यात की भीड़ सी लग जाएगी। इवन अ वेरी स्मॉल जो टाइम लाइन है, उसकी छोटी सी टाइम लाइन के दरमियान आपको वाक़यात की भीड़ लगी हुई नज़र आती है। इस तरह की जैसे तारीख का पहिया तेज़ चलना शुरू हो गया। और मैं एक और भी प्रिडिक्शन आपको कर दूँ, अगर इन्होंने बैठ के बातचीत करके इस निज़ाम को और इस बुरान को टाला ना, क्योंकि टाला जा सकता है, उसको मुलतवी किया जा सकता है, यही करते रहे आज तक। ये कभी नोट छाप के, जिसे क्वांटिटेटिव ईजिंग आप कहते थे, कभी पता नहीं डीकपलिंग की बात करते थे। अब ये इसको अगर बुरान को फौरी तौर पर ये डिले नहीं करते, सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियां नहीं करते, टैक्सेशन का निज़ाम अमेरिका ठीक करके जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको टैक्स नेट में ला के अपने डेफिसिट को नीचे करने के लिए आवाम की जेब पर हाथ डालने, जो हम भी माशाल्लाह यही हरकत कर रहे हैं और हमारी भी कहानी वही है, एक माइक्रोकॉस्मिक लेवल पे है, वो गौर करना चाहिए अमेरिका को भी और दूसरे अक़वाम को भी। बहरान तो आ चुका है, खास तौर पर अमेरिका को इसका बंदोबस्त करना चाहिए। मैं ये अर्ज करूँ, एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ईरान एक और फ्लैश पॉइंट है जिसको मुलाकात हुई है वहाँ पे ओमान में, ईरान और इनके नुमाइंदों के दरमियान क्या बात हुई है, ईरान से क्या मांगा जा रहा है, वो देगा तो उसकी कीमत क्या होगी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ओमान में एक मुलाकात हुई है, जो कि विटकॉफ जो फ्रेंड है, उनके क्लोज फ्रेंड है, प्रॉपर्टी टाइकून है, वो भी ट्रंप साहब के और ईरान के एक नुमाइंदे के माबैन, और जिसमें उन्हें कहा गया है कि जनाब आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हमें गारंटी दे दें। अच्छा मियाँ साहब, मुझे एक और मिसाल याद आ गई, मैं थोड़ा सा एक 30 सेकंड में 20 सेकंड में आपको बताऊँ कि जब इन्होंने हमारे टैरिफ गिराए थे, जब ये शौकत अजीज़ के ज़रिए पाकिस्तान की टैरिफ रजीम ख़त्म की गई थी, तो उसमें हमारे उस्ताद कहते थे ये ऐसे ही है जैसे रात को एक डकैत फ़ोन करके कहे कि भाई हम 10 बजे आएंगे, दरवाजे ज़रा खोल देना ताकि हम डकैती कर लें। अब सवाल ये है कि ये जो उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि अब आप एटम बम ना बनाएं, जौहरी हथियार ना बनाएं, हम बार बार कह चुके हैं, इबरत का निशान बना के रख दिया उन मुल्कों को, अमेरिका बहादुर और उसकी जो जैली दहशतगर्द रियासतें जिनमें इसराइल सर फहरिस्त है, तो वो क्यों ना एटम बम बनाएं। यानी जब 90s में ये बात हो रही थी तो हम वाहिद लोग थे, हमें लोग कहते थे यार ये लेफ्ट के लोग तो सारे दहशतगर्द कहते हैं एटम बम बनाओ, और मैं कहता हूँ बनाओ एटम बम, किस दुनिया में रहते हो, ये सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्या है।
ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी इज नॉट योर एटॉमिक बम। तो यही है। अब ईरान को क्या मसला है, ये शाम के पास अगर बम होता तो ये अंदर घुसते और वहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट विंग के जो दहशतगर्द हैं, जिन्हें कल तक ये खुद दहशतगर्द कहते थे, ये खुद फंडामेंटलिस्ट कहते थे, उनकी हुकूमत कर दी। और जो वहाँ पहले सिविल वार ने क्या छोड़ा था। अब अच्छा, उसमें हमास को किसने आम किया, हमास को पैसे किसने दिए थे, कतर में ये पैसे दिए गए थे हमास को उस वक्त की जो लेफ्ट की कुव्वतें थी इसमें उसको उनको ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर भी एक मुबैना तौर पर कहा जाता था जब कोल्ड वार थी कि जनाब यहाँ पे राइट विंग कुछ जमातों को डॉलर वूलर, एक बात थी, कोई सबूत तो नहीं आया मगर बात होती रही कि जी ये जो ख़तरा है इधर कोल्ड वार में, इधर रशिया या सोवियत यूनियन की तरफ से। इसलिए तो बात ये है कि यू क्रिएट ऑल दीज पीपल। आज अफगानिस्तान में जितने लोग हैं, ये जो तब के मुजाहिदीन हुआ करते थे, तो भाई आप इस्तेमाल करके तो डस्टबिन में फेंक देते हो। तो आज वो आपकी बात मान ले मियाँ साहब, क्या आपके ख्याल में ईरान को ये बात मान लेनी चाहिए कि वो एटम बम ना बनाए? और ये पढ़िएगा, ईरान की कौमी सलामती मुझे लगता है कि ट्रंप इंतजामिया साहब, मैं ये खबर सुना दूं आपको, हो गया है कि ईरान एटम बम बना नहीं रहा बल्कि एटम बम बना चुका है, क्योंकि वो बहुत नजदीक पहुंच चुका था ईरान एटम बम बनाने के, और उनको ये यकीन हो चुका है कि उनको इतलात मिल चुकी हैं। और इजराइल इसीलिए जो है उसके पेट में भी मडोर उठ रहे हैं और उसको डर भी आ रहा है कि अगर वो उन्होंने धमाके कर दिए या ऐलान कर दिया तो फिर क्या होगा। और वो उस वक्त से पहले हर सूरत जो है वो ईरान को मजबूर करना चाहते हैं कि वो अपना एटम बम से पीछे हट जाए, अपने प्रोग्राम से पीछे हट जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ईरान जो है उसकी अपनी सालमियत और पूरे खित्ते की सालमियत जो है वो इससे जुड़ी हुई है कि वो अपने जो है प्रोग्राम को जारी रखे। और ईरान भी इस चीज को समझता है कि अगर उसने रोल बैक कर दिया इसको या इसको प्रोग्राम से पीछे हट गया तो फिर ईरान के अंदर दो काम होंगे। एक तो ईरान फिर भी हमला नहीं रुकेगा, और उसके अलावा वहां जो इस वक्त पासदार इनकलाब हैं उनको भी हटाने का प्रोग्राम जो है वो अमेरिका बना चुका है। इसलिए ये तमाम तर मामला जो है ईरान की हुकूमत को मालूम है और वो इसलिए इस प्रोग्राम से नहीं हटेंगे। रूस के साथ मिलकर वो जरूर इस प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका इंजाम का सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है इसका इंजाम क्या होगा। ये मुज़ाकरात इस सूरत में जो है वो कामयाब नहीं होंगे कि ईरान जो है वो अपना एटमी प्रोग्राम खत्म कर दे। लेकिन जो ट्रंप इंतजामिया है, अगर उसने कोई हमला करने की कोशिश की तो उसका जवाब ईरान जरूर देगा। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी छपी है, उसकी एडिटोरियल पेज, उसमें एक ईरानी है, तीन लोगों की स्टोरी है जो उन्होंने मिलकर उसको की। वो ख़ास तौर पर रजीम चेंज के लिए एक और काम भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक अपोजिशन है, एक आपको पता है कुर्दिश लड़की जो है वो मारी गई थी और उसके बाद वहाँ बड़ी जुलूस वगैरह भी निकले थे। तो एक तरफ यहाँ ऊपर से दबाव डाल रहे हैं, तो अंदर जो इस रजीम की जो सियासी मुखालिफ हैं उनको भी, हालांकि मैं ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता, उनके जो दुख हैं और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो वजह हैं वहाँ की जो अपोजिशन के हैं। और वो मेरे ख्याल में यहाँ के ये जो अली ख़ुमैनी हैं या उनकी जो गवर्नमेंट है उनको वो भी एड्रेस करने चाहिए। वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पाबंदियों की वजह से भी लोग तंग हैं। तो ये दोनों तरफ से खेल कर रहे हैं। जो आज मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी देखी, मुझे अंदाजा हुआ कि ये एक तरफ से लोगों को भी इंसाइट करें, लेकिन लोगों के अंदर डिसकॉन्टेंट भी है। ये इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अपने लोगों को मुतमईन करना भी आप सरकार का काम होता है, अपोजिशन ये काम नहीं होता कि अपोजिशन को आप दीवार से लगा दें। तो ये अब ये टू प्रॉन्ग काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह पासदारान इनकलाब की अभी स्टोरी हमारे ऊपर चल रही थी, उन्होंने ये कहा है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द स्टेट एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट, कि हम जनाब इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग जो हैं जब आपके पास दिफा के लिए कोई चीज़ ना हो तो फिर ऐसा खून इनकी आंखों में उतरता है। लेकिन कायद साहब, जो रजीम चेंज होता है उसको उसमें किसी दूसरे मुल्क की जो है वो मुदाखलत तो नहीं होनी चाहिए। और जो इजराइल है या अमेरिका है वो ईरान के अंदर रजीम क्यों चेंज करना चाहता है? वो सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि अपने मकासद पूरे कर सके। और जो कि वो नहीं कर सकेगा वो इसलिए कि अगर हमला होता है ईरान पर तो फिर ईरान का जो जवाबी हमला है या जारहियत जो होगी उससे क्या होगा? दुनिया की पूरी तिजारत डिस्टर्ब हो जाएगी,
तेल की सप्लाई रुक जाएगी और दुनिया जो है उसको दोबारा पूरे बहरान में जो है इसको धकेल दिया जाएगा। और दूसरा, क्या ईरान जो है वहां खामोश बैठा रहेगा? मियां साहब, वो क्या उनकी तंसीबात पर हमला नहीं करेगा? क्या वो इजराइल पे हमला नहीं करेगा? नहीं, अमेरिका की पॉलिसी चेंज हुई। एक वो जमाना था जब हम कोल्ड वार में देखते थे कि अमेरिका डिक्टेटर्स को सपोर्ट करता था, कू करवाता था, कहा उसने चिली में कू कराया और बेशुमार जगह को सपोर्ट भी किया। अब मसला ये है कि ये जो ढिल्ली डाली जमहूरियत है ना, ये इन्हें बड़ा सूट करती है कि भाई आप करप्ट किस्म की वहाँ पे वेस्टर्न लिबरल जो हैं उनको मुसल्लत कर दो, अकाउंट उनके जो है ऑफ शोर हेवंस में हों, उनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है। आपको याद होगा, वी हैव नेवर सपोर्टेड ज़ियाउल हक एंड हम उसके विक्टिम भी रहे हैं, हमारी जवानी सारी उसके दौर में गुजर गई। लेकिन ज़ियाउल हक साहब के साथ क्या हुआ? वाई ही वॉज एलिमिनेटेड? क्यों? वो तो कहते थे भाई मैं जो वो गोल है अफगानिस्तान में जामिया मस्जिद में जाके मैंने नमाज पढ़नी है। उन्होंने कहा भाई ये थे सीरियस ही हो गए ना भाई, ये तो सीरियस हो गए। फिर उन्हें ना इस किस्म के ढिल्ले ढाले करप्ट किस्म के लोग चाहिए होते हैं जो ईजीली मैनेजेबल हों, ज़ेलेंस्की जैसे। मैं दीगर मिसालें नहीं देना चाहता, किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। तो ये उन्हें सूट करता है ताकि वो जाएँ, वहाँ के जो वसाइल हैं उनको भी अपना कर लें। जिस तरह अब अमेरिका बहादुर जो है वो ज़ेलेंस्की को कहता है ये हमें दो, हम तुम्हें एक आना भी नहीं देंगे एक्सपेंसिव अर्थ का। ये अब उन्हें ये सूट करता है। ये पॉलिसी चेंज हो गई थी क्योंकि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है इट इज़ ईजीली मैनेजेबल, इसको मैनेज कर लेते हैं कि भाई उनके ही लोग जो हैं वो आएँ। तो वो इस जो एक इंटरनल वीकनेस है थोड़ी बहुत, मैं ज़रूर कहूँगा ईरान में, वो यही है कि वो उसके अंदर जो डिसकॉन्टेंट है, जो एक अदम इत्मीनान है अवाम में मईशत की वजह से, और जो है एक, क्योंकि वहाँ भी अंदर दो धड़े हैं, देखें ना, दो धड़े हैं मियाँ साहब अंदर ये इसके ईरानी जो एस्टेब्लिशमेंट है। एक वो है जो कहता है जी मईशत को खोलो, वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, और वो एक कोई स्टेट कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि भाई हम रियासत के अंदर ही अपना सारा माल रखेंगे। ये तो ये हर जगह होता है। चीन में भी ऐसी है। चीन में आज शंघाई में चले जाएँ, शंघाई में एक दरिया है, तैमूर रहमान ने इस पर एक कैसेट भी की थी, डॉक्टर तैमूर रहमान हमारे दोस्त हैं, कि एक दरिया के इस तरफ जो है ओल्ड गार्ड्स बैठे हुए हैं, पुराने बाबे बैठे हुए हैं, जो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो वो बाबे हैं, और इस तरफ जो है वो कारपोरेट सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं। वहाँ भी एक अजीब खेल, एक टिकट में 2 शो अभी तक तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो मियाँ साहब ये भी एक इशू है जिसको ईरान की जो गवर्नमेंट है उसको एड्रेस करना पड़ेगा, अपनी आवाम को अपने करीब करना पड़ेगा। वैसे अमेरिका बहादुर जितनी बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा और उनको करना भी चाहिए। और हर मुल्क जो होता है वो अपनी फलाह बहबूद के लिए काम करता है और वहां पर अपोजिशन होनी चाहिए और होती भी है, और वो आपस में जो है उनके इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन किसी दूसरे मुल्क को उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के बारे में जब तो अमेरिका का नाम आता है तो वो तो मुदाखलत का नाम ही आता है कि वो हर जगह मुदाखलत करता है। इराक में उन्होंने मुदाखलत की, वहां पर अफगानिस्तान में उन्होंने मुदाखलत की और अफगानिस्तान में जाते हुए असला छोड़ गए। आज एक अखबार जो अमेरिकन अखबार है उसकी एक खबर है कि जाफर एक्सप्रेस में जो असला इस्तेमाल हुआ वो अमेरिकन असला था। तो इतना बड़ा असले का जखीरा वहां छोड़ गए जो TTP के हाथ में भी है, वो जो BLA के हाथ में भी है, दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हाथ में भी है। हालांकि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज जो है वो इनका मुकाबला कर रही हैं, और मुझे कभी यकीन है और ये कहा जा रहा है कि 2025 BLA और TTP वगैरह का ये आखिरी साल है और इसके बाद ये सारी कुव्वतें जो है खत्म हो जाएंगी। बल्कि इनको तो कुव्वतें नहीं कहना चाहिए, इनको शैतानी कुव्वतें कहना चाहिए जो खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये किसकी दी हुई हैं? ये अमेरिका की दी हुई है, अमेरिकन असला है जो वहां पर इस्तेमाल होता है। और इसी तरह वो ईरान के अंदर जो है वो अपने इरादे पूरे करने जा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये इरादे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, चीन ने मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आखिरी कर दिया है। आखिरी लम्हे पोजीशन है एक छोटी सी बात बताऊं, 1 मिनट, जो दफाई ताकत है अमेरिका की वो तकरीबन 0 होने जा रही है। वो अभी उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन दफाई ताकत लेकिन एक सबक क्या है, एक सबक क्या है, जो है वो मुकम्मल तौर पर उनका जो है बंद करके उनकी दफाई सलाहियत है वो पुरानी हो चुकी है। एक मिनट रुकिएगा। बात ये है, $6 ट्रिलियन की तुमने जंग कर दी, आज अमेरिका का बुरकुस क्यों निकला है? अफगानिस्तान में ये ठेकेदार जो हैं, ये जो यहाँ पे ठेकेदार थे और वो मर्सनरीज भी रखे हुए थे, जिन्होंने उस माल में से अफगानी रूलिंग क्लास ने भी माल कमाया और ऊपर वो दुबई में जाके जो है वो माल भी कमाते रहे। तो मेरे ख्याल में ये पैसा अगर अमेरिकी अवाम पर खर्च होता तो शायद अमेरिका की वो हालत न होती जो आज। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।